मैं आज बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त बंदे की, और मैं मजाक के अलावा बता, और मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। इसकी मैं तुम लोगों को वीडियोस बताता हूँ मैंने कौन कौन सी देखी हुई है, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन मिलेगी तुम लोगों को, कि तुम लोगों को पता चलेगा कि जब मुसलमानों का प्राइम था तो उन्होंने किस तरह से उस प्राइम को मेंटेन रखा। मुसलमानों का प्राइम, फिर मुसलमानों का फिर जब डाउनफॉल आया तो वो कैसे आया, मतलब पूरी पूरी एक हिस्ट्री बताएगा। सद्दाम हुसैन के बारे में, द न्यू खिलाफत ये भी देखी हुई है, द बिलियनियर साहबी ये भी देखी हुई है। मतलब मैं इसको देखता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से, सही है। मैं इसके कंटेंट से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, और इसकी जो रिसर्च होती है वो डॉक्टर इसरार अहमद की तकरीबन सेम रिसर्च है। आई थिंक कि ये बंदा डॉक्टर इसरार अहमद से इंस्पायर्ड है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। जब ये डेथ ऑफ उमर बिन खत्ताब वाली मैंने देखी तो इसकी सेम हिस्ट्री और सेम मतलब कहानी सेम तरीके से बताई गई। कहानी तो सेम ही है, खैर सेम तरीके से बताई हुई कहानी डॉक्टर इसरार अहमद की थी। तो आई गेस कि ये बंदा शायद डॉक्टर इसरार अहमद से इंस्पायर्ड है, और उनको इसने बहुत सुना है, वहाँ से इसने काफ़ी जो है हिस्ट्री की तालीम हासिल की है मुझे लगता है, और वही तालीम अभी आगे फैला रहा है, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव जो ये कर रहा है। एंड मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ इसके काम वगैरह से। तो अभी इसकी ये वाली वीडियो आई है, इसराइल वर्सेस 2,000 मिलियन मुसलमान। असल में मुसलमानों की इस बॉयकॉट की स्टोरी यहाँ से नहीं, बल्कि आज से बहुत साल पहले दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर नेल्सन मंडेला के साथ शुरू होती है, जिसने अपने मुल्क साउथ अफ्रीका को गोरों की गुलामी से निकालकर रेसिज्म के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन और उसे एक ऐसा स्टेट बनाया जहां व्हाइट ब्लैक सबके लिए एक ही कानून हो। The human rights of all our citizens. जिसके बाद नेल्सन मंडेला पूरी दुनिया में फेमस हुए, और अमेरिका का ये ख्याल था कि वो नेल्सन मंडेला को भी बिल्कुल बाकी लीडर्स की तरह अपना एक पपेट लीडर बनाएगा। लेकिन नेल्सन मंडेला कोई आम लीडर नहीं था। वो इससे पहले 27 साल जेल में रह बहुत ही स्ट्रगल से यहाँ तक पहुंचा था, और उसे कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जब नेल्सन मंडेला अपनी ताकत की पीक पर था, उनसे एक इंटरव्यू लिया गया, Ladies and gentlemen, Nelson Mandela. जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो अमेरिका का दुश्मन हो वो हमारा भी दुश्मन हो, Should be our enemy. और साथ ही अमेरिका के पॉलिसीज के खिलाफ जाकर कहा कि हम चाहते हैं फलस्तीन को उसका हक दिया जाए, Territories should be returned to the Arab people. क्योंकि फलस्तीनियों की जंग भी बिल्कुल हमारी तरह एक आजादी की जंग है। They are बेसिकली नेल्सन मंडेला वाज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कह लो उसको, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमैनिटी की बातें कर रहा था। ये इक्वालिटी हो गई, फिर फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म जो हो रहा है ना, ये कुछ लोग समझते हैं ये 2 साल पहले शुरू हुआ है, ये सालों से होता आ रहा है, अरसों से हो रहा है। उसकी भी एक हिस्ट्री है। बहुत से लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। बहुत से लोग जानते हैं कि बहुत से लोग पूरी हिस्ट्री जानते हैं। अब जो है उसमें कुछ खिलाफ भी आ जाते हैं कि नहीं यार, वो जो इजरायली हैं वो सही हैं अपनी जगह, वो उनका लैंड है। फिर फ़लस्तीन फिर ऑब्वियसली बहुत सारे लोग फिर जो है फ़लस्तीन की साइड आते हैं कि नहीं यार, वहाँ पे जुल्म हो रहा है और जेनोसाइड हो रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि यार वो उनका लैंड है, उनको एक रियलिटी चेक देना चाहूँगा कि यार ज़रा अगर आप गौर से पढ़ो ना हिस्ट्री, तो आपको पता चलेगा कि एक टाइम ऐसा था कि ये सारे यहूदी जो है ना फैले हुए थे जगह जगह, मतलब इनका कोई लैंड नहीं था, ये भागे हुए थे सब जगह से। और फ़लस्तीन जो था ना वो अरब अरब मुल्कों में आता है, वो अरब्स की जगह थी, जहाँ तक मैंने पढ़ा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इन लोगों को वहाँ पे भेजा गया था फ़लस्तीन, जब इन लोगों के खिलाफ जेनोसाइड होने लगा, जब हिटलर आया था, तो इनको फिर अमेरिका ने वहाँ पे माइग्रेट करवाया था। अब आई डोंट नो अमेरिका था, यूरोप था, ब्रिटिश था, इस चीज़ का मुझे कंफर्म नहीं, बट उन लोगों ने इनको यहाँ पे माइग्रेट करवाया था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी जड़ें वहाँ पे पहले इन्होंने बनाई, फिर वहाँ पे ऐसे कह लो मतलब ये लोग गैर मकामी लोग थे, वहाँ पे जाके इन्होंने अपना कब्जा किया। कब्जा तो नहीं किया, खैर उनको वो जगह अलॉट की थी, लेकिन फ़लस्तीनी उस टाइम भी उस चीज़ के खिलाफ थे। तो जब
उनको वो अलॉट किया तो फिर वो वहाँ पे रहे, उन्होंने आबादी बढ़ाई अपनी, और फिर एक टाइम आया कि वो उन पे हावी हो गए, जहाँ जाके उन्होंने पनाह ली थी वो उनको ही ख़त्म करने पे और निकालने पे लग गए। तो ये इसकी समराइज्ड हिस्ट्री है। अब इसका मतलब छोटी सी मैं छोटी करके बहुत हिस्ट्री बताई है, बट इसकी मेन चीज़ यही है कि वो लैंड जो है वहाँ पे उनको भेजा गया था अमेरिका की तरफ से, वरना उनको होश भी नहीं था कि ये हमारा लैंड है, वो तो भटक रहे थे पूरी दुनिया में। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म, इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में बहुत सारी चीजें थी जिसमें दुनिया का हर मुल्क इनवाइटेड था। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह था कि दुनिया के हर जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज उठाई जाए, इंक्लूडिंग इजराइल का फलस्तीन पर जुल्म। ये देखकर पूरी दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज ने इस कॉन्फ्रेंस की मुखालफत की और इसका बॉयकॉट किया, इजराइल और अमेरिका। लेकिन अजीब बात यह है कि यह कॉन्फ्रेंस शुरू तो हुई लेकिन कभी खत्म नहीं हो सकी, क्योंकि यह कॉन्फ्रेंस सितंबर 2001 में हुई थी। फक ये बहुत गलत टाइम था कॉन्फ्रेंस का। अच्छा, अब मुझे ना जहाँ तक मैंने इसी से ही हिस्ट्री सुनी है तो मैं थोड़ा बहुत उसमें जो है ना अपना भी एक माइंड चलाता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार इसकी किसी वीडियो में मैंने देखा था कि ब्रिटिश या रोमन या फिर ऐसी कोई एम्पायर था, जब वो शायद रोमन एम्पायर की बात है, ब्रिटिश की बात है, या यूरोपियन कोई एम्पायर, पता नहीं क्या उसने बताया था, यूरोपियन कोई बताया था या ब्रिटिश बताया था। तो उसमें ये हुआ था कि अमेरिका के पास अरब के कुछ लैंड्स थे, बट उन्होंने वहाँ पे पपेट बिठा दिए, अपने पपेट बादशाह या पपेट कह लो, पपेट हुक्मरान बिठा दिए। और पपेट हुक्मरान उसने जब वहाँ पे बिठाए अमेरिका ने, तो फिर वो लोग लीड करते थे, बट ऑर्डर्स पीछे से अमेरिका देता था। पता है तुम लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? तो बेसिकली अगर ये देखा जाए तो वो लैंड अमेरिका का ही था, इसराइल भी लैंड अमेरिका का ही होगा, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी होगी, लेकिन वो नाम की डेमोक्रेसी होगी। वहाँ पे उनका जो प्राइम मिनिस्टर या जो भी आता होगा वो आई गेस अब मैं इस चीज़ पे वो नहीं कर रहा, आई गेस वो आता होगा पपेट आता होगा उनका कोई, जो उनकी बातें माने, जो उनके कहने पे सब करे, जो उनका साथ दे, और वो उनका साथ दे ताकि उनका लैंड जो है वो जो है फतह ना कर ले कोई, उनका लैंड उनके पास रहे, और वो पपेट जो है वहाँ उनके ऑर्डर्स वहाँ से सुन के उसी तरह से कंट्रोल करे चीज़ों को। और इस तरह के पपेट बहुत सारे मुल्कों में, अब आज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिठाए हुए हैं, और इसी तरह से मतलब चल रहा है निज़ाम। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो मुल्क जहाँ पे पपेट बैठे हुए हैं अमेरिका के, वो एक तरह से ब्रिटिश एम्पायर ही है, या फिर जो भी उसको कहेंगे, यूरोपियन एम्पायर है, रोमन एम्पायर जो भी कहेंगे उसको, रोमन तो नहीं कहेंगे, खैर ब्रिटिश कहेंगे शायद, हाँ वो एम्पायर मौजूद है। और इसी वजह से उस मुल्क को अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। अबे मैं बहुत ज़्यादा जा रहा हूँ यार, खैर अमेरिका उस मुल्क को डिफेंड भी करता है, अमेरिका उस मुल्क को फंड भी करता है खुला खुला, इसराइल की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे जो हो रहा है उसको कंडेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनका ही लैंड है। अगर वो फतह कर रहे हैं अरब, क्योंकि फ़लस्तीन शायद अमेरिका का लैंड नहीं होगा, इजरायली जो होंगे वो अमेरिका के साथ होंगे। तो अगर अल्लाह ना करे इसराइल फ़लस्तीन को अगर फतह करता है तो वो एक तरह से अमेरिका का ही लैंड कहलाएगा। तो इसीलिए शायद अमेरिका उसको सपोर्ट करता है कि उन्होंने एक पपेट बिठाया हुआ है जो कि उनके लैंड को जो है बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें वो जो है उसका साथ दे रहे हैं जिस तरह से दे सकते हैं। और उसमें कुछ अमेरिकन कंपनीज भी हैं जो कि इस चाल को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो वो भी उनका साथ दे रहे हैं। और इसके शुरू होने के सिर्फ 3 दिन बाद अमेरिका पर हमला किया गया। नाउ ये कॉन्फ्रेंस तो इजराइल के मसले। अच्छा, इसकी ना एक और बात बताता हूँ मैं। अमेरिका के कुछ गंदे कानून, गंदी हरकतें ये भी हैं कि वो जो है, जब सद्दाम हुसैन था ना, इसकी मैंने देखी थी स्टोरी, तो वो मैं तुम लोगों को समराइज़ करके बता रहा हूँ कि अमेरिका किस तरह से मतलब गंदे काम करता है। ओसामा वाला सीन था ना, ओसामा वाला मैं तुम लोगों को बताऊं, अगर तुम लोग जाके कभी चैट जीपीटी पे भी इवन देखो या फिर कहीं पे भी तुम लोग सर्च करो, तो तुम्हें ओसामा कभी मुंह से इकरार करता हुआ नहीं मिलेगा कि उसने ये अटैक करवाया। एक क्लिप नज़र आएगी जिसमें कहा जाएगा कि वो इकरार कर रहा है, लेकिन उस क्लिप की वॉइस ही नहीं है, लेकिन उसको सबूत के तौर पे कहा जाता है कि ये देखो ये इकरार कर रहा है कि ये इसने करवाया। तो एक तो ये सीन था। दूसरा, जब 9/11 जब ये अटैक हुआ था,
तो इसके बाद फिर उस दौरान ही फिर सद्दाम हुसैन वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो अमेरिका ने बहुत कोशिश की थी, बहुत जी जान लगाई थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन सही वाला कॉन्कर कर रहा था। और इसी वजह से अमेरिका जो है उसके ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा था, बट ज़्यादा एविडेंस ना होने की वजह से अमेरिका उस चीज़ को साबित नहीं कर पाया उसके ऊपर, और एट दी एंड उसामा के ऊपर ही आ गया। अब उसामा तो टेररिस्ट था, उसकी कौन सुनेगा, वो कुछ भी आके बोले। अब ये एक मिस्ट्री ही रह गई कि ये उसामा ने करवाया भी था या नहीं करवाया था, क्योंकि कभी आपको मुंह बोला बयान उसामा का नहीं मिलेगा जिसमें वो कह रहा होगा कि हाँ इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, बल्कि वो एक टीवी पे वीडियो ब्रॉडकास्ट करके चलाई गई है कि ये देखो ये जिम्मेदारी ले रहा है, हालांकि उसकी वॉल्यूम ही नहीं है। और क्या कह रहे हैं, अजी ग्लिच हो गई होगी, अजी कुछ हो गया होगा, आवाज़ चली गई होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं अमेरिका के थोड़े तुम्हें मैं गंदे काम बता रहा हूँ, जो हिस्ट्री वगैरह मैंने सुनी है, इससे भी सुनी है। आज से 2 साल पहले एक बार फिर इजराइल और फलस्तीन की जंग शुरू हुई। इजराइल की फौज गजा में इंटर हुई और हजारों मासूम फलस्तीनियों को शहीद करने लगी। इस जंग में इजराइल अकेला नहीं, बल्कि 2 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था। उसके पास सुपर पावर अमेरिका की फुल सपोर्ट थी। 2,000 U.S. troops are now on a hike. कभी किसी ने सोचा है, मतलब ये तो मैंने तुम्हें बताया है ना, एक एक्सपेक्शन बताई है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये हो सकता है, बट क्या पता यही हो रहा हो। क्योंकि कभी किसी ने सोचा है कि अमेरिका इसराइल को ऐसा सपोर्ट क्यों कर रहा है। इसराइल एक छोटा सा मुल्क, अब लोग ये कहेंगे कि भाई उनके पास जो है टेक्नोलॉजी है, भाई उनके पास ये है, उनके पास वो है, वो सब उनको मिला कहाँ से, उनके पास तालीम है, वो उनको मिली कहाँ से, ये बताओ ना। ये सब कोई रेत से तो बना नहीं लेता बैठे बैठाए, उनके पास कोई ऐसे खास रिसोर्सेज भी नहीं थे। जैसे सऊदी के पास तेल वगैरह है, ईरान के पास तेल है, इनके पास तो ऐसी कोई सोर्स थी नहीं आई गेस। तो अमेरिका को इनको सपोर्ट करने का मकसद क्या है, कभी सोचा है? मैंने तो नहीं सुना कभी कि कोई ऐसा कोई खास मकसद हो जिसकी वजह से अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है। जिसने इजराइल को वेपन्स के साथ साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। और इस बात का तो ऑफ कोर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक छोटे से मुल्क को क्यों? सबको पता था कि एग्जैक्टली ऐसा ही होना है, क्योंकि Because everybody knows the United States is a friend of Israel. लेकिन इजराइल के हमले के सिर्फ 6 दिन बाद एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। अचानक एक दिन इंस्टाग्राम पर अमेरिका की एक कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने इजराइल में ये ऐलान किया कि इजराइल के फौज के हजारों सोल्जर्स को हम फ्री में खाना देंगे और हर फौजी को इजराइल के मैकडॉनल्ड्स में बड़े बड़े डिस्काउंट्स मिलेंगे। इसी तरह अमेरिका की कुछ बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी इजराइल को सपोर्ट करने का ऐलान किया, जैसे कि बर्गर किंग्स, स्टारबक्स। अब जब दुनिया गौर से सुन लो, बर्गर किंग, स्टारबक्स भी, और मैकडोनल्ड्स के मुसलमानों और सोशल एक्टिविस्ट ने यह देखा कि इजराइल की फौज मैकडॉनल्ड्स के फ्री बर्गर खाकर मासूम फलस्तीनी बच्चों की जान लेती है, और ऐसा करने के लिए उसे पूरी दुनिया का सपोर्ट हासिल है। I love Israel. I love Israel. और इवन मुसलमान लीडर्स भी इजराइल के इस जुल्म को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो अब जब और कोई रास्ता नहीं था तो मैं इस पे मुंह खोलना चाहूँ ना, मैं बहुत खोल सकता हूँ। मुझे तकरीबन समझ आता है कि इसकी वजह क्या है, कि ये अरब ममालिक जो हैं ये क्यों जुड़े हुए हैं इनके साथ। तकरीबन मुझे समझ आता है, बट आई डोंट हैव एनी प्रूफ्स अबाउट दैट। वो मेरी एक खुद की बनाई हुई सेंस है, जो कि आई डोंट थिंक कि सबके लिए सेंस बनाएगी। तो अगर वो मैं स्टोरी तुम लोगों को बताऊं तो शायद तुम लोग यकीन नहीं करो, बोलो क्या पागल बकरा है। तो आई थिंक कि हमें वेट करना चाहिए सच्चाई आने का हमारे सामने, कि हम ये सोच रहे हैं कि ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अरब ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं इनको मुसलमान होते हुए। बाकी दुनिया के सारे मुसलमान इसके खिलाफ हैं, लेकिन अरब ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? लोगों ने खुद इजराइल पर प्रेशर डालने के लिए वही बॉयकॉट BDS की कैंपेन दोबारा शुरू की। in campaigns such as मैं तुम लोगों को ना एक चीज़ समझा देता हूँ। कभी भी मुसलमानों का कोई नैरेटिव फैलाना हो या मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्म के लिए आवाज़ उठवानी हो ना पूरी दुनिया में, तो वो अल्फाज यूज़ करो जो कि ग्लोबली इफेक्टिव हों। मसलन मैं बताता हूँ, जैसे कि अब अगर मैं बोलूँगा फ़लस्तीन में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, अब अगर मैं ये बोलूँगा तो मुसलमानों को इस चीज़ से जो है एक वो होगा, जज्बात उनके निकलेंगे कि यार हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल किया जा रहा है, यार ये कितनी गलत बात है, यार हम तो इसके खिलाफ हैं। लेकिन अब अगर वहाँ पे यही लफ्ज़ को आप स्विच कर दोगे ना कि यार फ़लस्तीन में जो है ना बच्चों को और इंसानों को मारा जा रहा है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा और इम्पैक्टफुल हो जाएगी वो चीज़। क्योंकि अब फिर
क्योंकि अगर आप सिर्फ मुसलमान बोलते हो ना तो यार मुसलमानों के लिए हर किसी को उतनी हमदर्दी नहीं होगी, लेकिन जब आप इंसानियत की बात करोगे ना तो फिर सब उस पे उठ के आ जाएंगे, यार ये तो इंसानियत हो गई, एक जज्बा जागता है। अब आई नो ये थोड़ी सी अजीब बात है, बट आप ये देख लो, यही इसी तरह वर्क करता है कि जब तक ये इसी तरह वर्क करता है कि जेनोसाइड वाली बात जब जो है लोगों को समझ आई कि यार इंसानों पे जुल्म हो रहा है वहाँ पे, फिर लोगों ने बोला भाई यार ये तो इंसान है, इंसानों की बात हो रही है, यहाँ पे कोई मुसलमान वगैरह मेंशन नहीं कर रहा कि मुसलमानों के साथ हो रहा है। आप देख लो, मतलब काइंड ऑफ ये चीज आई डोंट थिंक इतनी मतलब सेंस बनाए या सही लगे या ना लगे, बट ये मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि यार अगर हम इस नैरेटिव को चेंज करें ना कि यार वहाँ पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, इसको चेंज करके हम बोले वहाँ पे इंसानों को कत्ल किया जा रहा है, तो ये कितना इफेक्टिव मैसेज होगा दुनिया तक पहुंचाने के लिए कि दुनिया इस चीज़ को समझेगी अबे यार इंसानों को मारा जा रहा है, यार ह्यूमैनिटी की बात हो रही है यहाँ पे, इस तरह से मतलब सोचा जाए अगर, क्योंकि एट दी एंड यार इंसान ही है सारे। तो एक ये मेरा मैसेज था। BDS. इस बॉयकॉट में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि क्रिश्चियंस, एथियस्ट और इवन बहुत सारे यहूदी भी शामिल हैं। क्योंकि यहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात होने लग गई, तो उन्होंने बोला है कि रिलीजन की अब बात नहीं हो रही। अब अगर हम बोलेंगे कि फला मस्जिद को जो है वहाँ पे शहीद किया जा रहा है तो किसी गैर मुस्लिम को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम ये बोलेंगे ना कि वहाँ पे मस्जिदों में घुस के इंसानों को मारा जा रहा है तो वो एक बहुत इफेक्टिव मैसेज होगा कि यार इंसानों को मारा जा रहा है, ये तो बड़ी जालिम चीज़ है, ये तो बड़े जुल्म की बात है। मतलब एक ना जज्बात निकालने के लिए ना कुछ अल्फाज को आपने थोड़ा चेंज करके आपने डिलीवर करना होता है ताकि वो पूरी दुनिया को उस तरीके से हिट करे जिस तरह करनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि अब आप बोलोगे कि यार मुसलमानों को मारा जा रहा है तो कोई गैर मुस्लिम उतना उस चीज के लिए वो रखेगा, जज्बा रखेगा या फिर हमदर्दी रखेगा। सब नहीं रखते यार, इंडिया वाले भी खुश इसीलिए होते हैं, इसराइल को इसीलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वहां पे एक नैरेटिव सेट है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो वो इंसानियत ही भूल जाते हैं, बोलते हैं मुसलमान ओ वाओ चलो ठीक है हम आपके साथ हैं। Jewish support for BDS. और इसराइल के खिलाफ ये बॉयकॉट आज दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी बॉयकॉट कैंपेन बन चुकी है। लेकिन ये कैंपेन थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि आज दुनिया के मुसलमान दो बड़े ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। एक ग्रुप वो जो कहता है इसराइल के खिलाफ इस बॉयकॉट का कोई फायदा नहीं है, और दूसरा वो ग्रुप जो कहता है हमें हर हाल में इसराइल के खिलाफ बॉयकॉट करना चाहिए। जो लोग इस बॉयकॉट के खिलाफ है वो कहते हैं इस बॉयकॉट का अब तक क्या फायदा हुआ है। मतलब पिछले 2 साल से बॉयकॉट की ये कैंपेन चल रही है और इसराइल को इससे अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके जवाब में बॉयकॉट वाले कहते हैं कि नुकसान हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इसराइल ने पिछले 2 सालों में इस बॉयकॉट की कैंपेन को रोकने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, क्योंकि उसे पता है कि अगर मुसलमानों का ये बॉयकॉट खत्म हो गया तो इसराइल को बिलियंस का फायदा होगा। अभी एक बात बताऊं, ये जो बाइकआउट ना करने वाले लोग हैं ना, ये इसमें इस बात को इस तरह पेश कर रहे होते हैं कि यार इस बाइकआउट की वजह से वहाँ पे जुल्म रुक तो नहीं गया। तो इन गधों को एक बात समझाने वाली है कि मेरे भाइयों बात सुनो, हर चीज़ को चेंज होने में सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, ठीक है। ये जो हमें आज़ादी मिली थी या इंडिया को आज़ादी मिली थी, ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि एक दिन मतलब जैसे हफ्ते वाले दिन गांधी उठा, मोहम्मद अली जिन्ना उठे और उन्होंने बोला आज ना कुछ करने को नहीं है, चलो मुल्क आज़ाद कराते हैं, और हफ्ते को निकले इतवार को मुल्क आज़ाद हो गया। ऐसे नहीं होता, सालों लग जाते हैं यार इन चीज़ों को चेंज होने में। इवन जब आप पिछले दौरों में जाओ ना, फुल मतलब मुसलमानों के प्राइम में चले जाओ, आप देखो कितने सालों लग गए मुसलमानों को एक सुपर पावर बनने में। जी हाँ, मुसलमान सुपर पावर थे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ो इस्लाम की तो आपको पता चलेगा। तो ये सालों की मेहनत थी, सालों की कुर्बानियां, सालों की जंगें थी, तब जाके कुछ उनको अमन मिला था, कुछ सुकून मिला था। क्योंकि इस जंग के शुरू होने के बाद अब तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इसराइल को छोड़कर जा चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी का नाम है इंटेल। इंटेल ने इसराइल के साथ $25 बिलियन की डील इस जंग की वजह से खत्म कर दी है, और ये डील इसराइल की तारीख की सबसे बड़ी डील थी। अब यहाँ पे कंपनी अपना बिजनेस देख रही है, इंसानियत नहीं देख रही। ये भी देखो बाइकआउट का फ़ायदा क्या हुआ है, क्योंकि कंपनीज जो होती हैं ना वो ह्यूमैनिटीज़ पे नहीं चलती, वो चलती हैं कि आवाम किस चीज़ को सपोर्ट कर रही है और किस चीज़ को नहीं कर रही। वो आवाम के नैरेटिव्स पे चलते हैं, कंपनीज कोई ह्यूमैनिटी रखने वाली नहीं होती। अब वहाँ पे यहाँ पे इंटेल ने देखा कि यार ये तो सारे इनके खिलाफ हुए हैं, बाइकआउट करे जा रहे हैं, जो इनके साथ हैं उनको बाइकआउट करे जा रहे हैं, तो अगर हम लोग इनके साथ ये डील साइन कर लेंगे तो हमें भी बाइकआउट करना शुरू कर देंगे लोग, इंटेल को छोड़ के AMD में जाना शुरू कर देंगे, हमारा तो नुकसान हो जाएगा $1 बिलियन का। तो फिर उन्होंने इसलिए वो डील कैंसिल कर दी है। तो
इस तरह से कंपनीज को अपने घुटने टेकने पड़ जाते हैं, क्योंकि एट द एंड उन्होंने बिजनेस जो है आवाम से ही बनाना है। वेट। अगर इजराइल फलस्तीन पर इतना ही जुल्म कर रहा है तो लोगों को चाहिए इजराइल का बॉयकॉट करें, अमेरिकन कंपनीज का नहीं। पेप्सी, कोका कोला, केएफसी, ये सारी तो अमेरिकन कंपनीज हैं। अमेरिका ही तो सपोर्ट कर रहा है। इनका इजराइल के साथ क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है अमेरिका के इन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट के बगैर इजराइल की दुनिया में कोई औकात नहीं है। मतलब हर साल अमेरिका के इन कंपनीज की तरफ से इजराइल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से इजराइल की पूरी गवर्नमेंट, फौज। क्यों होते हैं यार, क्यों होते हैं? ये ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ऐसी क्या चीज ये लोग दे रहे हैं कि इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स जा रहे हैं अमेरिका की तरफ और इन्वेस्ट हो रहे हैं। लोन नहीं जा रहा, इन्वेस्ट हो रहा है। क्यों? फौज और इकोनॉमी चलती है। लेकिन अब मसला ये है कि अमेरिका की ये कंपनीज सिर्फ इजराइल में नहीं बल्कि इजराइल से बाहर 57 इस्लामिक कंट्रीज में भी फैली हुई हैं और दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान हर दिन इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। अब अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों ने मिलकर अमेरिका के इन कंपनीज को वार्निंग दी कि या तो तुम्हारा बिजनेस दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों के साथ होगा और या सिर्फ 1 करोड़ की आबादी वाले इजराइल के साथ, तो जब ये कंपनीज एक तरफ 200 करोड़ और दूसरी तरफ सिर्फ 1 करोड़ लोगों को देखेंगे तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इजराइल से निकाल देंगे, जो शुरू हो चुका है। और ये तो आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हो ना, 200 मिलियन मुसलमान, इसमें इवन गैर मुस्लिम भी शामिल हैं, क्योंकि उनको भी यहाँ पे दिख रहा है कि एक जेनोसाइड हो रहा है, एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। वायलेशन क्या, टेररिज्म हो रहा है सीधा सीधा यार यहाँ पे। और उस चीज़ को तो आई थिंक कोई भी सपोर्ट नहीं करता। इंडिया जैसा मुल्क सपोर्ट करता है जो कहता है टेररिस्ट के खिलाफ है हम, तो वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि हाँ हाँ करो करो करो, हम तो आपके साथ है। सार सार इजरायली वुमेन ब्यूटीफुल सार। Several global companies have pulled out their operations from Israel. पुल आउट कर लिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन अमेरिका की इन कंपनीज ने पेप्सी, कोका कोला, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स हमारे मुल्कों में लाखों लोगों को जॉब्स दी हैं। और अगर इन कंपनीज का बॉयकॉट किया गया तो इन लाखों गरीब लोगों की जॉब्स खत्म हो जाएंगी। ये मैं सोचता था पहले, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मतलब इस बॉयकॉट से सबसे बड़ा नुकसान हमारे लोगों का ही होगा। ये बात तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 में एक वक्त ऐसा आया था कि जब जापान की एम्पायर ने चाइना पर हमला कर दिया था और चाइना के लोगों पर बहुत जुल्म करके बहुत सारा इलाका फतह कर लिया था। ये एक ऐसा टाइम था कि जब चाइना एक बहुत ही कमजोर और गरीब मुल्क था। मतलब चाइना के अंदर दुनिया को बेचने के लिए कोई भी चीज नहीं बनती थी और चाइना अपनी हर चीज बाहर की दुनिया से इंपोर्ट करता था। लेकिन जापान के इस हमले और जुल्म के बाद चाइना की आवाम ने एक फैसला किया कि आज के बाद हम अपनी जरूरत की हर चीज चाइना के अंदर खुद बनाएंगे। चाइना के इसी बॉयकॉट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोग खुद हर चीज बनाने लगे, जिसे आगे जाकर एक बहुत ही फेमस नाम मिला, मेड इन चाइना, जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि आज अगर अमेरिका की कंपनीज का बॉयकॉट किया गया, उससे लाखों लोगों की जॉब्स तो जाएंगी, लेकिन क्या पता बिल्कुल चाइना की तरह हम भी खुद इन कंपनीज को छोड़कर अपनी खुद की कंपनीज बनाने लगे। ऑब्वियसली जब देखो मार्केट में हमें कंपटीशन नज़र नहीं आएगा, हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको, जैसे केएफसी है, केएफसी हटने लगा, कबाबजीज को जो है एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, कबाबजीज ने धबा के जो है मार्केटिंग करना शुरू की, ब्रांचेस खोलना शुरू कर दी और चला, अच्छा चला। कोका कोला नीचे आया, कोला नेक्स्ट ने देखा भाई ये नीचे आ रही है, मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी उसने पकड़ी और मार्केटिंग करना शुरू की और फिर उसको फायदा हुआ। एट दी एंड जाके ये देखो कि पाकिस्तान की कंपनीज को इससे फायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी उस चीज की प्रोडक्शन बढ़ाई, मार्केटिंग बढ़ाई कि यार हम ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन कम हो चुका था। बड़ा जो बिग शार्क थी वो जा चुकी थी, उसको हटाया गया था या वो बदनाम हो चुकी थी, वहां कोई जा नहीं रहा था, तो उसका ऑल्टरनेटिव लाके पेश किया गया, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी पकड़ी गई। और इसी तरह की बहुत सारी चीजों को आराम से रिप्लेस किया जा सकता है कि अगर आप बड़ी कंपनीज जो नाम नेहात कंपनीज हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स वगैरह की ही बात कर रहे हैं हम लोग, इसके अलावा और भी चीजें हैं, तो अगर उनको हम अपने मुल्क से थोड़ा सा वो कर दें, स्विच कर दें, अब जाहिर है आपको सेम चीज तो नहीं मिलेगी, सही है। मैकडॉनल्ड्स और कबाबजीज में बहुत फर्क है, लेकिन मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे मैकडॉनल्ड्स कभी पसंद नहीं आया, ना केएफसी पसंद आया।
लेकिन ये है कि हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, तो उनकी मार्केटिंग बजट में और कबाबजीज की मार्केटिंग बजट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो वो इस तरह से अपनी ब्रांचेस नहीं फैला पा रहे। बट आई थिंक कि कुछ सालों में आगे आने वाले पता नहीं कितने 10 20 25 50 सालों में शायद कबाबजीज और ये सारी जो अपनी कंपनीज हैं लोकल, ये कुछ कर लेंगे आगे आके, अगर हम लोग इस तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। और एंड देन हमें किसी बाहर के मुल्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा हमारी इकोनॉमी के लिए, जो आहिस्ता आहिस्ता इस बॉयकॉट की वजह से हो भी रहा है। मतलब इजराइल के इस बॉयकॉट के बाद पाकिस्तान में कोका कोला के मुकाबले में कोला नेक्स्ट एक बहुत बड़ी कंपनी। हालांकि ये कोला नेक्स्ट बहुत पुरानी है, सही है। मैं तुम लोगों को बता दूं, मैंने इसका ऐड बहुत सालों पहले देखा था, अरसे पहले देखा था, लेकिन अब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन हट गया। एक बिग शार्क जो थी वो मार्केट से कट गई, कोला नेक्स्ट के लिए अपॉर्चुनिटी आई। कोला नेक्स्ट ने जो है धड़ल्ले से सेल्स करना शुरू किया और उनको हो गई उनकी सेल्स, और वो चलने लगे और अभी तक चल रहा है। बन चुकी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पिछले 2 सालों से मलेशिया में लोग अमेरिका की कंपनी स्टारबक्स को छोड़कर अपनी लोकल कंपनी ZUS कॉफी की तरफ जाने लगे, जिसकी वजह से ZUS कॉफी ने मलेशिया में अब तक सिर्फ 2 सालों में 360 ब्रांचेस खोली है। इसी तरह इजिप्ट में लोग KFC को छोड़कर बजूका फ्राइड चिकन खरीदने लगे। और वो सऊदी में अल्बैक है, KFC भी है लेकिन अल्बैक है, अल्बैक ज्यादा पॉपुलर है, जो अब इजिप्ट से बाहर एक ग्लोबल ब्रांड बनने लगा है। ऊपर तुर्की में KFC की सारी ब्रांचेस 500 ब्रांचेस बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, और उसकी जगह लोग एक लोकल ब्रांड CTR चिकन को प्रमोट कर रहे हैं। और इंडोनेशिया में भी KFC की जगह CFC ने ले ली है। मतलब अमेरिका के इन कंपनीज के बॉयकॉट से जो लाखों जॉब्स CFC क्या है बे? चूतिया फ्राइड चिकन, CFC क्या होता है? खत्म हो रही हैं। उधर एट द सेम टाइम इन लोकल कंपनीज के ताकतवर होने की वजह से हजारों नई जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं, हाँ। जिसका हमारे मुल्कों को ज्यादा फायदा है। चलो ठीक है, मान लिया कि और वो चीज़ लोकली प्रोड्यूस हो रही है ना, तो उसकी वजह से वाकई मुल्क को फायदा है। हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी चीज़ें, करनी भी पड़ेंगी तो कम इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अब इसमें यह आ जाता है कि इसमें जो सिट्रिक एसिड डलता है कोला नेक्स्ट में, वो इंपोर्ट होता है। अबे तुम ये भी तो देखो कि मतलब 90% खुद बना रहे हैं, 10% है, वो 10% भी खुद फाइंड आउट कर लेंगे बनाना कि ये हम लोग कैसे इस चीज़ को जो है लोकली प्रोड्यूस करना शुरू करें। हो सकता है ऐसा होने लग जाए। भाई साइंस का नहीं पता होता, कहीं भी चले जाती है, कुछ भी करने लग जाते हैं लोग। जब लोग आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं, तो भाई तुम साइंस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार? साइंस में फिर और भी इस तरह की हरकतें होना शुरू हो जाएंगी कि हम लोग शायद खुद ही एम्पावर हो जाए इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने में। इस बॉयकॉट का बहुत फायदा है, लेकिन फिर तुम लोग सिर्फ पेप्सी, KFC, मैकडॉनल्ड्स, मतलब सिर्फ बर्गर और चिप्स का क्यों बॉयकॉट कर रहे हो? अमेरिका की हर कंपनी का बॉयकॉट ये पॉइंट भी आता था मेरे दिमाग में। करो। आईफोन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और इवन और इजराइल इतना हरामी है ना, इतना हरामी है इजराइल ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उन्होंने बोला था कि हम ये सब तो बोला था कि ये सब प्लेटफॉर्म्स हम कर रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने हॉस्पिटल्स, पता नहीं क्या हॉस्पिटल की कुछ मशीनें वो लोग बनाते हैं, वो भी बोलने के इसका भी बाइकआउट करो। कुछ चीज़ें जो हैं जैसे सैटेलाइट्स वगैरह में भी कुछ कह रहे थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। मतलब ऐसे गिनवाया उन्होंने कि दुनिया की 90% चीज़ें वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इतना गिनवा दिया उन्होंने कि हम ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या कहाँ से बाइकआउट करोगे तुम लोग? YouTube का, जहां लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, इसका भी बॉयकॉट करो। ये बात जो लोग करते हैं, इससे क्लियरली पता चलता है कि इन्हें बॉयकॉट्स की हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि दुनिया में कभी भी ऐसा बॉयकॉट नहीं हुआ जिसमें लोग दुश्मन के हर चीज का बॉयकॉट करें। मतलब महात्मा गांधी की एग्जाम्पल लेते हैं। जब उन्होंने द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ बॉयकॉट किया, तो गांधी ने उनके कपड़ों, नमक, अदालतों और स्कूल्स का बॉयकॉट किया। लेकिन गांधी ने कभी भी ब्रिटिश एम्पायर के रेलवेज, मेडिसिन, लेटर्स भेजने की सर्विस, ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस का बॉयकॉट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटिश एम्पायर की इन चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल करके हम उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह जब आइंस्टाइन ने हिटलर का बॉयकॉट किया, उसने अपनी जर्मन सिटीजनशिप, यूनिवर्सिटी और लेक्चर्स सब छोड़ दिए, लेकिन कभी भी जर्मनी की टेक्नोलॉजी का बॉयकॉट नहीं किया और आखिर तक जर्मनी के साइंटिस्ट के साथ कनेक्टेड रहे। यही बोला जाता है, पहले भी मैंने यही सुना था कि यार
आप टेक्नोलॉजी के साथ दुश्मनी नहीं करो। मतलब सीधी सी बात है यार, आप जो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि आप ये बर्गर वगैरह, जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, ये सब खुद बना सकते हो। स्नैक्स आप खुद बनाते हो, पापड़ वगैरह जो होते हैं खाने वाले, लोकली भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो उनका बाइकआउट कर दो। जिनका कर सकते हो उनसे भी बहुत बहुत उनको नुकसान होने वाला है। आप ये करके तो देखो। लोग ये सोचते हैं कि मैं 10 रुपए वाले लेज नहीं खाऊंगा तो इससे इसराइल को क्या नुकसान हो रहा है। अबे नुकसान हो रहा है गधे। Which means बॉयकॉट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि जाहिलों की तरह हर चीज का बॉयकॉट किया जाए, हाँ। बल्कि सिर्फ उन चीजों का बॉयकॉट किया जाए जिससे हमें फायदा और दुश्मन को नुकसान हो। इन शॉर्ट, मुझे इन सारे बातों के बाद यही लग रहा है कि इस बॉयकॉट की मिसाल ऐसी ही है कि अगर कोई शख्स मुझे मारने के लिए मेरे सर पर क्लाशिनकोव रखे और मैं उससे लड़ने के लिए सिर्फ एक पत्थर उठाऊं। I mean, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई शख्स मुझे मारने के लिए मेरे सर पर क्लाशिनकोव रखे और मेरे पास कोई और ऑप्शन ना हो तो मैं उससे लड़ने के लिए एक पत्थर भी ना उठाऊं। डैम भाई, क्या मिसाल दी है, क्या एंड में मैसेज दिया है यार। वेरी पावरफुल मैसेज भाई, बहुत पावरफुल मैसेज। क्या एटलीस्ट एफर्ट तो करो। यही सोच अगर हमारे जो ग्रेट वॉरियर गुजरे हैं उन्होंने सोच रखी होती, यही सोच जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है उन्होंने रखी होती, उन्होंने भी किस तरह लड़ा है। बड़ा ये ऐसे नहीं हुआ कि वो सो के उठे और उनको ये जो है प्लेट में मिल गया सब कुछ। काफी हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हमें तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि भाई ये मत खाओ, इतना कहा जा रहा है। हमें कोई ये नहीं कह रहा कि तलवारें उठाओ और जाओ लड़ो उनसे। हमें ये नहीं कहा जा रहा कि आप जो है डॉज करो चीजों को, आप उनके जुल्म से बचो, वो आप पे हमला कर सकते हैं, कभी भी उनसे बचो, ये नहीं कहा जा रहा। हमें सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई ये वाली चीज नहीं खाओ। बस इतना सा भी आप लोग अपनी तरफ से अगर नहीं लड़ सकते हो तो फिर लानत है भाई। फिर आप लोगों पे, फिर आप लोग कंप्लेन्स नहीं करो यार। जब आप लोगों पे मुसीबत आती है, जब आप लोगों पे क्राइसिस आते हैं, जब ये मुल्क मुसीबतों से गुजारा होता है, फिर आप लोग कंप्लेन्स नहीं किया करो। जब आप एक छोटा सा टास्क नहीं कर सकते कि इस जगह जाके नहीं खाना, इस जगह से ये चीज़ खरीद के नहीं खानी, ये प्रोडक्ट नहीं खाना या पीना है, इस चीज़ को अभी अगर आप नहीं कर सकते हो तो लानत है भाई। फिर सीधी सीधी बात है। ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है कि भाई कम से कम पत्थर तो उठाओ। अगर आप पे किसी ने गन रखी हुई है और आप पत्थर भी नहीं उठा रहे हो तो भाई क्या एफर्ट कर रहे हो आप। कम से कम पत्थर उठा के लड़ने की तो एफर्ट करो। क्या पता उसमें आप जीत जाओ, ना जीते तो कम से कम एफर्ट तो की होगी ना यार। ग्रेट मैसेज है यार, बहुत जबरदस्त बंदा है, वेरी इन्फ्लुएंशियल भाई सीधी बात बताऊं, मैं इस बंदे को डिस्कवर करके बहुत खुश होता हूँ कि भाई इस बंदे की जिस तरीके का एक तो एक्सप्लेनेशन का स्टाइल है, वो दूसरा जिस तरीके से ये हिस्ट्री जो हिस्ट्री के बारे में इसने सब बताया है, अगर आप वो सारी चीजें सुनो तो आप सेंस बना लोगे कि आजकल दुनिया में जो हो रहा है और दुनिया जो चल रही है और जो हम लोगों का हाल हुआ है, ये सब क्यों हुआ है। आप लोग सब क्रैक कर लोगे आहिस्ता आहिस्ता, जो कि मैं भी कहीं ना कहीं कर पा रहा हूँ, जो कि मैं भी समझ पा रहा हूँ कि हम लोग इस हालत में क्यों पहुंच चुके हैं कि अब हम लोग दूसरों के मोहताज रह गए हैं चीज़ों में। हम लोग टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं बढ़े हुए। उसके क्या वजह है कि हम लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। अब देखो, खुद मुख्तारी की बात ना वही आ जाती है, जैसे इसने बोला चाइना बहुत गरीब मुल्क था, वाकई में बहुत गरीब मुल्क था, लेकिन एक टाइम आया कि चाइना इतना अमीर हो गया कि अब तकरीबन हर चीज़ वहाँ पे बनती है, हर चीज़ ही वहाँ पे बनती है। उनके मुल्क में कैसे बनती है, वहाँ पे लोग कैसे निकले पढ़े लिखे के टेक्नोलॉजी में उन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली। इंसान ही है यार वो लोग, वो कोई ऐसा नहीं है कीड़ा खाने से आपको जो है अलग ही दिमाग चलने लगता है। खैर मजाक की बात है ये, लेकिन ये है कि देखो, अगर आप लोग इसके बारे में सोचो ना, तो मैं इसके बारे में ये सेंस बनाऊंगा कि यार उनके सर पे पड़ी ना जब, तो उन्होंने फिर हर चीज़ पे महारत हासिल की है, हर चीज़ खुद से बनाने की कोशिश की, फेल भी हुए, लेकिन ये है कि बनाते बनाते उनको इतनी महारत हासिल हो गई कि अब वो एक सुपर पावर बने हुए हैं और वो अब अमेरिका से डायरेक्टली लड़ते हैं। इतने बड़ी पावर बन चुके हैं। एक टाइम पे जिस मुल्क से वो कह लो कई गुना जो है कमज़ोर थे, अब वो उसके बराबर लड़ते हैं। जो मुल्क अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते ना, उनका हाल फिर बुरे से बुरा ही होता जाता है। और जो मुल्क एक टाइम पे आके अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने लिए खड़े हो जाते हैं ना, फिर उनकी नस्लें बहुत सुकून से जीती हैं।